नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लोकतंत्र का पर्व, उसका बाकायदा शुरुआत, और इस उत्सव में देश की जनता की नजर अब है कि इस पर्व का परिणाम क्या होगा। जी हां, चुनाव की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आज चुनाव हुआ। मिजोरम में पूरे राज्य में चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर चुनाव हुआ। उस चुनाव में बहुत गहमा गहमी रही, लेकिन रिकॉर्ड मतदान हुआ है। हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी, जिनकी नजर बराबर इस पर बनी रही, क्योंकि इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है इस पूरे सर्वे में जो वीके न्यूज पर हमने प्रस्तुत किया है, छत्तीसगढ़, मिजोरम सहित तमाम 3 राज्यों के। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि यह रिकॉर्ड मतदान, इसके मायने क्या हैं, क्योंकि परंपरागत तरीके से जब रिकॉर्ड मतदान होता है तो बहुत कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। चुनावी पंडित इस पर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आप अपनी राय इससे शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले तो दर्शकों को दिवाकर जी ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिन 20 सीटों पर आज मतदान हुआ, वहां पर रिकॉर्ड मतदान हुआ। लोग निकले और उस परिस्थिति में निकले जब नक्सलवादियों ने मतदान को बहुत बाधित करने की कोशिश की। कल भी उन्होंने एक आईईडी ब्लास्ट किया जहां मतदान दल गया हुआ था, उसमें कुछ जवान घायल हुए, एक जवान के शहीद होने की खबर है। उसके बाद आज भी 4-5 जगह पर छुटपुट घटनाएं हुई, फायरिंग तक की गई, पुलिस कर्मियों के बीच में और नक्सलियों के बीच में फायरिंग हुई और मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई कि पोलिंग बूथ तक वो न पहुंच पाए। इस स्थिति में भी लगभग 5 बजे तक के जो आंकड़े आए, 70.87% मतदान जो है वो हुआ है। बड़ी बात है। जहां बाकी राज्यों में जहां कोई बाधा नहीं होती है, ऐसे राज्यों में जहां 55%, 60%, 65% तक मतदान के आंकड़े सिमट कर रह जाते हैं, उस स्थिति में छत्तीसगढ़ के उन 20 सीटों पर जो नक्सल प्रभावित ज्यादा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मतदान हुआ और वहां अगर 70.87% वोटिंग हो रही है तो उसके मायने हैं और वो राजनीतिक पंडित जानते हैं और लोग भी जानते हैं, हम भी उसको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर मतदान की हम बात करें तो खैरागढ़ जो छुई खदान गंडई जिले में हुआ है, यहाँ पर 76.31% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जबकि सबसे कम मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो एक घोर नक्सल प्रभावित जो बीजापुर जिला है वहां पर रही है, यहाँ पर 40.98% मतदाताओं ने मतदान किया है। इसके अलावा पहले चरण की जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ, दर्शकों को यह भी जानकारी दे कि उसमें 10 विधानसभा क्षेत्र जो थे, जिनको जो निम्नानुसार है, जब मैं बता दूं आपको कि मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा, ये बहुत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर जो मतदान का समय रखा गया था वो 7 से 3 बजे के बीच के था, तो यहां पर सिर्फ 7 से 3 बजे तक मतदान हुआ है। और बाकी जो 10 विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कि पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट, इन जगह पर जो मतदान हुआ वह 8 बजे से 5 बजे तक हुआ। और पहले चरण में अगर हम बात करें इन 20 सीटों पर तो 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत दांव पर थी और उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है और वो अब 3 तारीख को उनकी किस्मत का फैसला होना है। तो सबसे पहले ये भी मैं दर्शकों को थोड़ी जानकारी दे दूं कि जिस पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 12 एसटी के लिए और 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। मतलब जो 20 में से 13 सीटें जो थी आरक्षित थी, 12 एसटी के लिए चूंकि ट्राइबल्स एरिया है और 1 एससी के लिए आरक्षित थी, और बाकी जो सीटें उस पर जनरल उम्मीदवार मैदान में थे। और इस चरण में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो थे वो राजनांदगांव जो निर्वाचन क्षेत्र 29 है, वहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे, जहां से खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे। वो उनका विधानसभा क्षेत्र है, परंपरागत विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से वो चुनावी मैदान में उतरते। जबकि बात करें सबसे कम की तो दंतेवाड़ा में चित्रकूट एक जगह पड़ती है, वहां पर चित्रकूट और दंतेवाड़ा सीटों पर 7-7 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत का फैसला किया। तो ये सारा डिटेल रहा। और थोड़ी सी और जानकारी दे दे तो इन 223 उम्मीदवारों में अगर माइन्यूटली हम देखें तो 198 पुरुष उम्मीदवार मैदान में थे, 25 महिला उम्मीदवार मैदान में थी और 40,78,681 मतदाताओं ने पहले चरण में आज वोटिंग की है, जिसमें से मतदान का प्रयोग किया है। इनमें से 19,93,937 पुरुष मतदाता और 20 लाख के आसपास महिलाएं। इतना माइन्यूट बताने के पीछे की वजह है कि जब हम इस पे डिस्कशन करेंगे तो
इसमें आप एक बड़ी बात आप देख रहे होंगे, जो मैं डेटा आपको बता रहा हूं कि पुरुष मतदाताओं की संख्या कम है और महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। तो इसीलिए मैं ये सब डेटा आपको बता रहा हूं ताकि बाद में हम इस पर गहन विश्लेषण उस पर कर सके। और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों ने भी वोट किया, जो 69 उम्मीदवार थे। तो ये माफ करिएगा वोटर थे। तो ये सारा डेटा है। और पहले चरण में कई दिग्गजों की भी साख दांव पर थी, वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जिसमें पहले चरण में कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज चित्रकूट से चुनावी मैदान में उतरे थे। कवासी लखमा जो मंत्री है वो कोंटा से, उनकी भी परंपरागत सीट है ये, वहां से वो चुनावी मैदान में थे। उसके बाद मोहन मरकाम कोंडागांव से चुनावी मैदान में थे। मोहम्मद अकबर कवर्धा से चुनावी मैदान में थे। और जो दिवंगत कांग्रेस के नेता, बड़े दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा, उनके बेटे जो है छविंद्र कर्मा, वो दंतेवाड़ा से, वो भी उनकी परंपरागत सीट है, वहां से वो चुनावी मैदान में थे। और बीजेपी की अगर बात करें प्रमुख उम्मीदवारों की, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, वो अपनी परंपरागत सीट राजनांदगांव से चुनावी मैदान में थे। वही 4 पूर्व मंत्री जैसे केदार कश्यप वो नारायणपुर से, लता उसेंडी कोंडागांव से, विक्रम उसेंडी अंतागढ़ से और महेश गागड़ा बीजापुर से चुनावी मैदान में थे। इन सबकी परंपरागत सीटें और पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। तो ये इन सब लोगों की किस्मत दांव पर थी। इनके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी नीलकंठ टेकाम भी चुनावी मैदान में थे। वो भी पहले ही चरण में उनका चुनाव हुआ, वो केशकाल से चुनावी मैदान में उतरे थे। और इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ ओबीसी नेता, छत्तीसगढ़ के जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष रहे गिरीश देवांगन, वो भी राजनांदगांव से चुनावी मैदान में थे और मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो उनके जो अध्यक्ष है कोमल हुपेंडी, उनको भी भानु प्रतापपुर से इसी मैदान में उतारा था। तो उनका भी जो मतदान है उनके लिए भी इस चरण में हो गया है। तो ये तमाम आज के चुनाव की बातें दिवाकर जी की, दांव किन किन की किस्मत कैद हो गई है और मतदाता कौन कौन थे। अब बात आते एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जितनी बातें आपने बताई हैं। जी। सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों ने तो वो किया जो करना चाह रहे थे। नक्सलियों को जनता ने नकारा है, जनता ने नकारा है, क्योंकि अगर 70 पार जाता है और ये सारे नक्सली एरियाज हैं जी। और जितने बड़े छत्तीसगढ़ के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी से, बड़े नेताओं की किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो गई है। बिल्कुल। तो ये ज्यादा वोट परसेंटेज होना अक्सर ये माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ होता है। बिल्कुल, ये मैं उसी पर आ रहा हूं कि आज अगर जनता, और फिर मैं उस आंकड़े पे जाता हूं जो मैंने बताया कि महिलाएं ज्यादा थी। और अगर हम घोषणा पत्र का जिक्र करें, हमने पहले भी इस बात का विश्लेषण किया है कि महिलाएं अगर घर से निकली है तो उनका आक्रोश है। और वो आक्रोश किस बात के लिए? जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने एक बड़ा वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, और उस वादे पे वो खरी नहीं उतरी। उन्होंने शराबबंदी को, वादे को पूरा नहीं किया, इस घोषणा पत्र में उसका जिक्र भी नहीं किया। तो ये भी हो सकता है, लंबी लंबी कतारों में सिर्फ महिलाएं अगर दिख रही है तो वो आक्रोश भी हो सकता है। दूसरी बात है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने अपनी माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी जो है, उसने अपने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी जिसको नाम दिया, उसमें वादा किया है उन्होंने कि हम आपको महिलाओं के लिए महतारी योजना का उन्होंने जिक्र किया है, तेंदुपत्ता संग्रहण और बाकी चीजें। तो महिलाएं, और जो आवास योजना है उसमें बड़ी बात है कि महिलाओं के नाम पर आवास देने की, और आवास योजना की जो बात है, तो आवास जो नहीं मिला, बड़ी राजनीति हुई आवास के नाम पर छत्तीसगढ़ में। 8 लाख घर जो सैंक्शन थे लगभग केंद्र की ओर से, उस पर राजनीति और वो राज्य के लोगों को नहीं मिल पाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की खींचतानी की वजह से वो कैंसिल हो गया आंकड़ा, वो भी उन्होंने वादा किया है। तो महिलाएं अगर बढ़ चढ़कर इस बार निकली है और महिलाएं का मत प्रतिशत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर ये जो पहले चरण का मतदान है ये कांग्रेस के लिए दुगदुगी वाला है। और पिछले बार की अगर मैं बात करूं, दर्शकों को मैंने नहीं बताया, मैं जरा ये बता दूं कि पिछले बार के चुनाव में अगर हम बात करें, मैंने फिर कहा था जिसने बस्तर जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ जीत लिया। पिछले बार की अगर हम बात करें तो इन 20 सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और ये क्षेत्र से, बस्तर से पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया था बीजेपी का एक तरह से। तो अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर जाती है पहले चरण में, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए इस चरण के नतीजे जो है ये सेमीफाइनल है, और वो फाइनल के लिए बहुत मददगार साबित होंगे बीजेपी को। और आज के मतदान के बाद बीजेपी जरूर आशान्वित हो गई होगी कि हाँ कुछ, तो मतलब आप भी मानते हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का हम लोगों ने आंकड़ा दिया, वीके न्यूज ने अपनी प्रस्तुति दी थी कि ये बाजी पलट रही है, क्या ऐसा प्रभाव है? क्योंकि मैं एक बार फिर दोहराने जा रहा हूं कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कांग्रेस
का ये गढ़ भी रहा है, क्योंकि आपने ही बताया कि 17 पर इन्होंने कब्जा किया था और इसके बाद इन्होंने 2 ऐसे वायदे किए थे, उसको पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को पूरी तरीके से सशक्त करने में जिस तरीके से उनके घर की योजना को आगे बढ़ा रही है, तेंदुपत्ता योजना को, बड़ा ऐलान छत्तीसगढ़ में जो मोदी ने किया कि 5 साल हम राशन देंगे। हाँ। अब आपको क्या लगता नहीं है कि बाजी बिल्कुल उलटने जा रही है? जो हम लोगों ने कहा था वो वही होने जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने तो रोक लगा रखी है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर। हाँ। लेकिन हमने जो ओपिनियन पोल किया था वो में निश्चित तौर पर अभी हम उस पे कायम हैं और आप देखिएगा वही आंकड़े जब रिजल्ट आएगा 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है। और मैंने एक बात और भी कही थी उस दौरान, अगर वो खोल के देखेंगे तो इससे उलट अगर होगा तो अप्रत्याशित होगा वो होगा कि हो सकता है कांग्रेस के हाथ कुछ ना आए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, हालांकि कोई बहुत विशेष उनकी भूमिका नहीं है, लेकिन ओटकटवा की भूमिका हो सकती है। हम आपसे ये बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन इलाकों में पिछली बार भी 70% से अधिक मतदान नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि लोकतंत्र के प्रति आस्था दिखाई है जनता ने, जनता का ये विश्वास बढ़ा है। विश्वास बढ़ाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की भूमिका हो सकती है। अब ऐसे में जितनी भी घोषणाएं की गई हैं उसके अपने मायने हैं और उन घोषणाओं पर जरूर जनता ने विचार किया है। नहीं, बिल्कुल। और इसमें दिवाकर जी, जैसे आपने आम आदमी पार्टी की बात की, निश्चित तौर पर अगर आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है तो जो मध्य प्रदेश में हमने विश्लेषण दिया वही विश्लेषण छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि वोट कटवा की भूमिका में अगर वो है और वोट अगर किसी के काट रही है आम आदमी पार्टी, तो वो वोट काटेगी उसके सह विचारधारा वाली पार्टी की, क्योंकि उसकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक इंडी गठबंधन में वो साथ ही है केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी एकला चलो की भूमिका में है वहां पर। और अगर वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और हालांकि छत्तीसगढ़ में बड़े दमघम के साथ आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव में एंट्री की है, केजरीवाल ने भी वहां पे कई सारी रैलियां की, भगवंत मान को भी ये लेके गए थे, और बाकी वहां के जो लोकल अध्यक्ष है हुपेंडी, वो बड़े ट्राइबल नेता है, उनको इन्होंने बनाया है। और वहां पर अगर आप ये जो एरिया है 20 सीटों वाला, इसमें अगर हम देखेंगे तो जो वामपंथी विचारधारा है उसका प्रभाव है, क्योंकि नक्सलिज्म वहां पर बड़ा इफेक्ट रहा है। तो वो जो नक्सलिज्म की छाप है वहां के एरिया में है, तो वामपंथी विचारधारा वहां पर है। और वामपंथी विचारधारा मतलब दक्षिण पंथ के खिलाफ है। तो दक्षिण पंथ बीजेपी, तो वामपंथ और केजरीवाल की जो विचारधारा है वो, चूंकि वो भगत सिंह की बात करते हैं, बाकी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो वामपंथ के बहुत करीब है। तो इसीलिए चाहे जैसे आप छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी अनशन पर जो बैठी थी, मुझे नाम उनका मैं मिस कर जा रहा हूं, वो केजरीवाल की पार्टी में वो शामिल हुई थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवादी और वो कहकर उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो उनकी विचारधारा लगभग सेम है। तो वोट कटवा की भूमिका केजरीवाल की पार्टी जरूर कुछ न कुछ। मैं इसमें आपकी एक बात में और आगे इसको बढ़ाता हूं। केजरीवाल वामपंथ के नजदीक भी हैं और कहते हैं अपने आप को कि मैं एनार्किस्ट हूं, और एनार्किज्म का वामपंथ से कम वहां पर जुड़ा हो सकता है कि वो अच्छे खासे मात्रा में वोट काटें और वो वोट जो है वो कांग्रेस का कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमने कहा है, हमारा जो विश्लेषण है वो बहुत माइन्यूटली हमने ग्राउंड पर और बाकी चीजों को देखकर हमने किया था। तो ये निश्चित तौर पर, और आज के मतदान के बाद तो और उस पर लग रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी थी वहां पर, और उन्होंने कहा कि मतदान करने आप जरूर जाइए। उन्होंने अपील भी की, हालांकि दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से जो आपने देखा, ये एक चौंकाने वाला मतदान का जो प्रतिशत दिख रहा है, और ये बहुत कुछ संदेश दे रहा है, जिसके बारे में हमारे संपादक जी ने बताई है। सवाल अब हम आते हैं मिजोरम को लेकर के। मिजोरम में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है जी। 75% तो अभी 5 बजे के बाद है। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको और मॉडिफाई करेगा, और मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि ये मतदान का प्रतिशत जो है वो 76% भी पार कर सकता है। क्या संकेत है, क्योंकि मिजोरम पर भी आपने नजर दौड़ाई। बिल्कुल, मैं मतलब मेरी एक्सपर्टी उतनी नहीं है, मैं दर्शकों को बता दूं मिजोरम पे, लेकिन सरसरी निगाह मैंने देखी है, जाना है, पत्रकार के नाते हमारी रुचि होती है। तो मैंने मिजोरम के चुनाव को बहुत, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उभारने की वहां कोशिश में लगी है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार सारी सीटों पर वहां नहीं उतारे हैं। 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, और वो दक्षिण जो मिजोरम है, मिजोरम का दक्षिण एरिया, साउदर्न मिजोरम जिसको कहते हैं, उसी एरिया में जो बॉर्डर एरियाज है, उस एरिया में ज्यादा प्रभाव अपना बढ़ाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
कांग्रेस वहां सारी सीटों पर अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का उतना जनाधार है नहीं। वहां पर मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं जिसमें हाँ, जो मिजोरम नेशनल फ्रंट और जोरम एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह ही ZPM जिसको कहते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी की तरह 2018 में उसका उदय हुआ और बहुत अच्छे से उन्होंने पहले चुनाव में 6 सीटें उन्होंने जीती थी और उनका बड़ा अच्छा दोनों के बीच टक्कर है। लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जितने भी वो मिजो नेशनल फ्रंट को ही वहां पर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहां अगर मतदान हुआ है तो उसकी दूसरी वजह है दिवाकर जी, वहां की जनता जो है बहुत आप कह सकते हैं कि एक तरह से शिक्षित जनता है और वहां का माहौल बहुत अलग है दूसरे राज्यों के चुनाव में और वहां के चुनाव में अंतर है। हमारे चैनल पे वो वीडियो हमने देखा है कि वहां चर्च का बहुत प्रभाव है, क्योंकि 80% से ज्यादा आबादी ईसाई आबादी है, वहां पर क्रिश्चियन आबादी है और चर्च का बहुत ज्यादा प्रभाव है। चर्च वहां के नियम तय करता है चुनाव के, कि चुनाव प्रचार कैसे होगा, बैनर पोस्टर कहां लगानी, ये तक चर्च तय करता है। तो ये वहां के मिजोरम की बड़ी बात है। अगर मिजोरम में भी इतनी मात्रा में मतदान हुआ है तो उसके अपने मायने हो सकते हैं और वो वहां के स्पेशलिस्ट बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसके मायने में एक बात हम जोड़ दें, शायद वो समय आएगा, क्योंकि MNF जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे सहयोग बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ वो कोई सहयोग करेगी तो उसके वजूद पर बहुत बड़ी चोट लगेगी। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वहां अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति आस्था जताई गई है। याद करिए कि मणिपुर में भी हिंसा हुई है और एक अभिव्यक्ति जो है वो वोट के माध्यम से वहां भी है। हालांकि मणिपुर का पूरा कनेक्शन मिजोरम से नहीं जाता लेकिन उस हिंसा का असर वहां है चुनाव पर, क्योंकि बड़ी आबादी जो है कुकी और वो जो मैतेई समुदाय है, तो वहां पर उसका प्रभाव है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं। तो कुल मिलाकर के इन दोनों राज्यों में जो कुछ भी हुआ है मतदान के नाम पर, इस पर्व में जनता ही जनार्दन होती है और उसने जम करके भाग लिया है। पर्व में एक रंग आया है और इस रंग का परिणाम आपको 4 दिसंबर को, 3 दिसंबर को लग जाएगा और 4 दिसंबर को जनता जनार्दन ने जो तय किया है वो रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। और इसके संदर्भ में हमने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं। कितना मेल खाता है हमारा अनुभव और हमारे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, आप जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ मतदान, और इस मतदान में लोगों ने भाग लेकर के दिखा दिया है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत हैं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।